हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 10 के साथ सेट 10 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन सेट नंबर 10 में 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और सेट 10 में जो 36 नंबर पे क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है कि गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। और ये आप लोग जानते होंगे, गांधी जी कांग्रेस का मात्र एक बार अध्यक्षता किए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन का मात्र एक बार अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष रहे गांधी जी, और वो 1924 में रहे हैं। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन अलग अलग जगह पर होता था, कभी अलग अलग जगहों पर, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी लाहौर, इस तरह से। तो 1924 का अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो कहाँ वो अधिवेशन हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो वो बेलगांव में हुआ था, बेलगांव। और ये बेलगांव जो है, बेलगाम भी बोलते हैं, बेलगांव भी बोलते हैं, बेलगाम, ये बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है। तो गांधी जी कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। तो आंसर हो गया 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बेलगांव। और बेलगांव किस ऑप्शन पे है? डी पे। तो ये डी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व बैंक की जुलाई 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। यानी हमारा जीडीपी, ये जुलाई 2015 का जो रिपोर्ट है उसके कि आपका विश्व बैंक जो जुलाई 2015 में रिपोर्ट जारी किया था कि भारत का अर्थव्यवस्था कितना ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की अर्थव्यवस्था है, यानी इसका जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर का है। तो वो दो ट्रिलियन डॉलर का। तो आंसर इसमें बी होगा। तो 37 का आंसर बी हुआ। सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला जो अर्थव्यवस्था वो यूएसए का, उसके बाद चाइना का, और हमारा उसमें काफ़ी उस हिसाब से कम है, 2 ट्रिलियन डॉलर का। तो ये बी। अब देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन। काफ़ी रिसेंट का क्वेश्चन है। तो ये जेयर बोल्सोनारो जो ब्राजील के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे इस गणतंत्र दिवस पर। तो 38 का आंसर डी। 38 का आंसर डी, ये करंट का क्वेश्चन है। 38 का आंसर डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व व्यापार संगठन का 162वां देश कौन सा है। विश्व व्यापार संगठन का 162वां देश कौन सा है, यानी अंतिम रूप से कौन देश उसमें शामिल हुआ है। तो वो है अफगानिस्तान। ये भी करंट का क्वेश्चन है, अफगानिस्तान। तो हाँ, यहाँ पर अगर जानना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये सब थोड़ा सा, तो उसका अभी जो सबसे रिसेंट का जो कंट्री उसमें शामिल हुआ है वो कौन है, अफगानिस्तान। तो 39 का डी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ब्रिक्स संस्था की स्थापना हुई है। ये पहला जो हुआ उसका अधिवेशन ब्रिक्स का फुल फॉर्म जानिएगा, फिर ब्राजील है, इंडिया है। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला नहीं पूछ रहा है, 11वां पूछ रहा है, रिसेंट का पूछ रहा है। पहला जो 2009 में हुआ था, और अभी 11वां जो हुआ है वो कहाँ पर, तो ब्राजीलिया जो ब्राजील में है, ब्राजीलिया में। तो यहाँ क्वेश्चन है 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ब्राजीलिया यानी ब्राजील में, ब्राजीलिया शहर है ब्राजील में, तो ब्राजीलिया में हुआ था। तो 40 का आंसर हमारा डी होता है। 40 का आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो भारतीय समाचार पत्रों पर, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो ये एक्ट था वो लाया था लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा आया था? तो वो लीटन के द्वारा। और किसने इसको समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। तो ये बी हो जाएगा, 41 का आंसर बी होगा, 41 का आंसर बी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 42 नंबर होगा, निम्नांकित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? ये थोड़ा सा बड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है। डेप्थ का इसलिए कि बहुत सा इसमें मतलब कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उतना। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े हुए पर्सनालिटी तो इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू बाद में भले किसान सभा से जुड़े हुए हैं, लेकिन 1918 में जब उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू उससे जुड़े हुए नहीं थे, उस समय जुड़े हुए नहीं थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू किसान आंदोलन के सपोर्टर है और किसान आंदोलन से उनका भी नाम जुड़ा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो 42 का आंसर हमारा सी होगा, 42 का आंसर हम लोग सी करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह में आप कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो झांसी में सबको याद रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर ये बिहार का हुआ, बिहार के आरा के पास जगदीशपुर। और वहाँ पर लीडर जो मुख्य थे वो जो लीडर थे वो 1857 के एक प्रमुख लीडर जो आरा से थे, जगदीशपुर से, और बाबूवीर कुंवर सिंह हुए। फिर लखनऊ 1857 के विद्रोह का बहुत प्रमुख केंद्र रहा लखनऊ, हजरत महल रही। फिर आपका चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ राजस्थान का, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थानों में चित्तौड़ स्थान नहीं था। यानी चित्तौड़ में 1857 के विद्रोह का चिंगारी वहाँ नहीं था या वहाँ पर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चला। ये 1857 के विद्रोह से अछूता स्थान था चित्तौड़। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, 43 का आंसर हमारा बी होगा, 43 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, जो हम लोग बात किए। वो निम्नांकित में से किससे संबद्ध थे? तो अभी बात हुई है जगदीशपुर के बाद जब हम बोल रहे थे आरा के पास बिहार के, तो बिहार से संबद्ध थे। तो 44 का आंसर सी हो गया। 44 का आंसर, सॉरी 44 का सी नहीं, मैं फिर से देख रहा हूँ। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वो निम्नांकित में से किससे संबद्ध थे? तो बिहार से, और बिहार वाला ऑप्शन ए पर है। तो 44 का आंसर ए, 44 का आंसर ए हुआ, बिहार से थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी एक ये जो दो कॉलम्स है, एक तरफ आंदोलन का नाम रखा हुआ है और एक तरफ सक्रिय संबद्ध व्यक्ति का नाम है। इसमें से कौन सही है ये हम लोग को चुनना है, कौन सही है ये चुनना है। तो चंपारण आंदोलन चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, लेकिन गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में बिहार के जो उस समय के लीडर्स थे उन लोगों ने गांधी जी को के साथ चंपारण सत्याग्रह में साथ दिया था, पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी उनकी भी थी। तो राजेंद्र बाबू तो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, तो चंपारण से राजेंद्र प्रसाद एकदम सक्रिय संबद्ध व्यक्ति में एकदम सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक में मुरारजी देसाई ये नाम नहीं है। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी जी बाद में जाकर के उस आंदोलन को, यानी अहमदाबाद में एक मिल था, मैंने टेक्सटाइल मिल था, और वहाँ के मैनेजमेंट और वहाँ के प्रबंधन मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच कुछ असहमति पर हड़ताल हो गया था, मिल बंद था दोनों, और उन दोनों के बीच मध्यस्थता जाके गांधी जी ने कराया था। ये मुरारजी देसाई जो पहले हमारे नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, मुरारजी देसाई, तो इनका नाम अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। और खेड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा में भी क्या था, वो खेड़ा में भी आपका किसान आंदोलन था,
और जैसे चंपारण में, तो वहाँ पर भी गांधी जी गए थे। तो खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके भाई, बड़े भाई थे, वो लोग वहाँ के नेता थे। तो ये भी नाम सही है। तो इसके हिसाब से हमारा 1 और 3 होगा, और 1 और 3 जो है ऑप्शन सी पर होगा। सी पर है, इसलिए 45 का आंसर सी, 45 का आंसर सी हो गया। अब 46 नंबर क्वेश्चन में आइए। निम्नांकित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? यहाँ पर फेबियन आंदोलन का, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक तो ये एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट भारत में एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का, और एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के यहाँ पर थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था, पहला तो ये मानना था कि प्राचीन, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मूवमेंट क्या था? मूवमेंट ये था कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं वो जो समाप्त हो रही हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना या फिर से स्थापित करना। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो होम रूल मूवमेंट लेकर के आया कि कहीं भी शासन जो है वहाँ के मूल लोगों के हाथों में होना चाहिए। तो ये, और ये फेबियन आंदोलन के भी, फेबियन कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पर एनी बेसेंट, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक यहाँ पर एनी बेसेंट। तो 46 का ए हो गया, 46 का आंसर ए होगा, फेबियन आंदोलन के एनी बेसेंट। और 47 नंबर क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ आंदोलन चला, उसमें आप जानते हो सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 का, फिर आप आते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से शुरू हुआ, और फिर गांधी जी बाद में शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये अवज्ञा भी करना है और विनय के साथ, विनय के साथ अवज्ञा, विनय के साथ अवज्ञा, अवज्ञा यानी डिसोबे, यानी सरकार के फैसले का, सरकार के जो कानून हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो उसका जो कानून हम पे इम्पोज करा वो अच्छा नहीं लगा, तो हम उसका अवज्ञा करेंगे, अवज्ञा यानी डिसोबे करेंगे। तो ये शुरू हुआ था 1930 में, और ये शुरू करने की अनुमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये लाहौर सत्र से, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया था कि कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है। ठीक है, और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया लाहौर सत्र से। तो ये आपका बी हो जाएगा, 47 का हो जाएगा बी, 47 का आंसर हो जाएगा बी। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 1937 के चुनाव के अनुसार, 1935 के अधिनियम के अनुसार किसका गठन नहीं हुआ था? मैं ये बता रहा हूँ 1935 के अधिनियम से, 1935 का अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935, वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाता है। आप 1919 और 1935 के अधिनियम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम से, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। और 1935 के अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता, फुल ऑटोनोमस स्टेटस प्रोविंस में बात किया गया, यानी प्रांतों में चुनी हुई सरकार होगी, यानी पूर्ण स्वायत्तता प्रांतों को दिया जाएगा, यानी प्रांत लेवल पर जो शासन होगा वो पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में होगा। ये 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम से ये था कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। तो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, 1935 के अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना। और 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुआ 1937 में, और 1937 में प्रांतों में भारतीय सरकार बनी, प्रांतों में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में, और उसमें 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब इसमें क्वेश्चन यही है कि 1935 के अधिनियम से संपन्न चुनाव
और उसके तहत प्रांतों में स्थापित भारतीय मंत्रिपरिषद में कहां पर यह शासन जो था कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। तो किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो है आपका पंजाब। पंजाब में नहीं, पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। कुल 11 में से 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, जिसमें पंजाब में भी कांग्रेस का नहीं हुआ था। ये नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां बनी थी। तो 48 का आंसर हमारा डी होता है, 48 का आंसर डी होता है पंजाब। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव मंडलीय बायो रिजर्व हमारा इसमें से कौन नहीं है। तो अगस्त मलई, ये केरल तमिलनाडु क्षेत्र में ये हमारा बायो रिजर्व है। ये आरक्षित जैव मंडल या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन, अगस्त मलई। और अगस्त मलई जो आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है वो केरल और तमिलनाडु में पड़ेगा। फिर हमारा सी ऑप्शन में है नीलगिरी। नीलगिरी भी आरक्षित जैव मंडल हमारा है, क्षेत्र है नीलगिरी। ये आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पड़ेगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका एरिया पड़ता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। फिर आपका है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी भी आरक्षित जैव क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश में। और एक आपका है नल्ला मलई, ये आरक्षित, भारत का आरक्षित जैव क्षेत्र नहीं है या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नल्ला मलई कोई भारत में आरक्षित जैव क्षेत्र नहीं है। तो 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा बी नल्ला मलई, यानी 49 का आंसर हो गया बी, नल्ला मलई। 49 का आंसर, सबका आंसर हम नहीं लिखे अभी, 49 का आंसर बी होगा, नल्ला मलई। और 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, गांधी सागर बांध निम्नांकित में से किस एक का भाग है, यानी किस परियोजना में गांधी सागर बांध आता है। तो ये चंबल परियोजना का है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है और चंबल परियोजना चंबल नदी पर, या गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, जो चंबल परियोजना का, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक भाग है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना का एक भाग है, चंबल परियोजना का एक भाग है, चंबल परियोजना का एक भाग है गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। तो 50 का आंसर ए, 50 का आंसर ए हुआ, यानी चंबल परियोजना। और 51 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, मतलब परिमाण भी कह सकते हो, यानी कि मानव शरीर का, शुष्क मानव शरीर जो गीला नहीं, शुष्क मानव शरीर में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितना, शुष्क मानव शरीर का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितना है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो शुष्क मानव शरीर के, यानी मानव का शरीर जब सूखा हो, गीला नहीं हो, तो वो कितना रेसिस्ट करेगा। गीला होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जब सूखा होगा तो कितना रेसिस्ट करेगा, यानी विद्युत के प्रवाह को कितना ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, कितना रोकेगा। और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को ओम में बोलते हैं, तो हाउ मच ओम रेसिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना ओम होगा, ये हम लोग का आंसर करना है। देखिए इसमें अलग अलग सोर्स में जाइएगा, अलग अलग होगा। कहीं कहीं तो लिख देता है भाई कि लाख ओम, कहीं 10 लाख ओम लिख देता है। तो ये जो मानव शरीर के, शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की जो बात है ना, वो आपको 12 किलो ओम तक देखने को आता है। 12 किलो ओम, और 12 किलो ओम को आप कहिएगा तो 12,000 ओम, 12,000 ओम। और उसके अनुसार इसमें जो गिवन ऑप्शन है, तो 10 के पावर 4 ओम, 10 के पावर 4 करेंगे तो 10,000 ओम होगा, तो 10,000 ओम के आसपास। ये लेकिन डिफरेंट
रेफरेंस में अलग अलग है, लेकिन ज्यादा सुटेबल जो होगा 10 के पावर 4 ओम, यानी 10,000 ओम, 10,000 ओम, तो 10,000 ओम, ठीक है। ऐसे बहुत से बुक में 12,000 ओम यानी 12 किलो ओम माना गया, 12 किलो ओम, तो 10 के पावर 4 ओम यहाँ सुटेबल होगा। 10 के पावर 4 ओम, 10 के पावर 4 का मतलब 10,000 ओम। आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ड्राई ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना ओम, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 10,000 ओम, 10,000 ओम यानी 10 किलो ओम, 10,000 ओम के आसपास का जो आपका ऑप्शन रहेगा वही दीजिएगा, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है। तो 10,000 ओम, तो 51 का आंसर हो गया बी, 51 का आंसर बी, 10 के पावर 4 ओम। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम सही, अवरोही माने ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर दिए गए तत्वों का को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है। तो यानी सबसे ज्यादा जो तत्व दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन सबसे ज्यादा किस तत्व का घनत्व होता है, ये मत नहीं समझ लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इसी का घनत्व होता है, यानी दिए गए तत्वों में ये 3 तत्व को लेकर के सारा ऑप्शन हमारा बना हुआ है। एक है इस्पात यानी स्टील, पारा, मरकरी और सोना। तो इस्पात, पारा और सोना, इस्पात, पारा और सोना, इसी 3 में हमें डिसाइड करना है कि इन 3 में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो इन 3 में मतलब इस्पात, पारा और सोना, इस्पात, पारा और सोना में सबसे ज्यादा घनत्व सोना का है उसके बाद घनत्व पारा का होगा और उसके बाद घनत्व इस्पात का होगा। तो डेंसिटी के आधार पर सबसे ज्यादा डेंसिटी इन 3 तत्वों में इस्पात, सोना और पारा में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा सोना का, और सोना के बाद होगा पारा का, और पारा के बाद होगा इस्पात का, और इस आधार पर आपका ऑप्शन बनता है बी। तो 52 का आंसर बी, सोना, पारा, इस्पात, सोना, पारा, इस्पात। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं की निम्नांकित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। संक्रमणीय माने एक से दूसरे में चला जाएगा, स्प्रेड करेगा, खुद ब खुद स्प्रेड कर जाएगा, तो उसके संपर्क में आने पर स्प्रेड करेगा माने फैलेगा, संक्रमण होगा, संक्रमणीय बीमारी। तो पशु में, दुधारू पशुओं में ये कौन सा बीमारी जो है संक्रमणीय है। तो फुट और माउथ रोग यानी मुंह पक्का ये जो होता है गायों का, फिर एंथ्रैक्स हो जाता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, काउ पॉक्स होता है, ये सब जो है ये मवेशी का बीमारी है, खास करके कैटल का, जिनकी ठीक है मवेशियों का बीमारी है, दुधारू पशुओं का ये बीमारी है। और ये जितने बीमारी है ना वो संक्रमणीय बीमारी है, यानी एक दूसरे को के बीच में वो संपर्क में आने पर वो स्प्रेड करता है, वो फैलता है संपर्क में आने वाले तक में। तो ये सब क्या सब आप याद रखिएगा कि ये सब बीमारी क्या है। तो ये सब बीमारी किसका, दुधारू पशु का बीमारी है, और ये बीमारी क्या है, संक्रमणीय बीमारी है। तो यह डी हो जाएगा, 53 का आंसर डी होगा। एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप ये दुधारू पशुओं में होने वाले ये संक्रमणीय बीमारियों का नाम जानिए, कभी भी हो सकता है ये क्या है। ये तो दुधारू पशुओं का बीमारी है, कैसा बीमारी है, संक्रमणीय बीमारी। तो ये सब के सब है, यानी डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, डी 1 2 3 4 जितने भी है सब के सब संक्रमणीय बीमारी है। अब 54 नंबर क्वेश्चन में आता है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो भी है डेंगू से रिलेटेड है, डेंगू जिसको आप हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और डेंगू, तो डेंगू से संबंधित ये 3 फैक्ट्स दिए हुए हैं, और उसमें से हम लोग को चुनना है कि कौन सा उसमें सबसे सही है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है, तो इसलिए गलत होगा। डेंगू प्रोटोजोआ रोग नहीं है, ये विषाणु रोग है, वायरल डिजीज है। तो प्रोटोजोआ हो गया, इसलिए पहला गलत। फिर है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। विचार कीजिए और फिर उपयुक्त में से कौन सही है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, वो डेंगू का लक्षण में देखा जाता है। और फिर क्या है, त्वचा
पितिका था नाक के रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, तो ये 3 वाला सही होगा। तो डेंगू से रिलेटेड ये 3 वाला सही होगा। नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण में आता है। तो त्वचा पितिका यानी त्वचा का पीला होना, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, तो ये केवल 3 हो जाएगा। तो आप लिखोगे, आप करोगे बी, यानी 54 का आंसर बी होगा। और 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया। थियोडोर मैमन लेजर का आविष्कार किया। लेजर जो रे से होता है, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया, इसलिए 55 का आंसर ए होगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है, पीतल के कौन से घटक होते हैं? पीतल। तो पीतल किन किन अवयवियों के बनने से पीतल बनता है? पीतल यानी ब्रास। तो ब्रास का कंपोनेंट क्या क्या है? ब्रास कैसे बनता है? तो ब्रास कैसे बनता है, यानी पीतल कैसे बनता है? पीतल एक क्या है? एलॉय है। पीतल क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु में क्या क्या होता है? तो पीतल मिश्र धातु में क्या क्या होता है ये पूछा है। तो कॉपर, पीतल मिश्र धातु में क्या क्या होगा? तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से पीतल बनेगा। कॉपर और जिंक से पीतल बनेगा। और कॉपर और टीन अगर होगा तो ब्रोंज होगा। कॉपर और टीन होगा तो ब्रोंज होगा। कॉपर और जिंक होगा तो पीतल होगा, ब्रास होगा। तो 56 का बी हो गया। 57 नंबर में है, निम्नांकित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल में इसमें जो दिया गया है उसमें चुनना है किसका उपयोग होता है। तो गैलियम का। तो 57 का सी, यानी सोलर प्लेट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो गैलियम का। सौर सेल में सोलर बैटरी में किसका यूज होगा? सोलर बैटरी में किसका यूज होगा? सोलर सेल में किसका यूज होगा? तो गैलियम का। तो 57 का सी, सोलर सेल में किसका यूज होगा? गैलियम का। तो 57 का सी। और फिर 58 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है? फैराडे का, लेंज का, ओम का और फ्लेमिंग का। कंफ्यूजन बहुत जगह मोटर में फैराडे का बात बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर होगा विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करेगा? तो फ्लेमिंग का नियम के, फ्लेमिंग के नियम से। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स है उसके हिसाब से मोटर, विद्युत मोटर किसके अनुसार काम करेगा? तो फ्लेमिंग के नियम से। तो विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार विद्युत मोटर काम करेगा। तो विद्युत मोटर में कौन सा रूल अप्लाइड है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स। तो ये 58 का डी हो गया। और 59 है, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन तो किडनी से संबंधित जो चीज है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? तो क्रियात्मक इकाई, यानी किडनी का एक जो यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। और उसके मतलब कि एक्टिव जो यूनिट है किडनी का, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और इसलिए किडनी के से रिलेटेड स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी से संबंधित स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। या फिर मेडिकल साइंस का नेफ्रोलॉजी जो ब्रांच है वो किडनी के स्टडी से संबंधित है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? तो किडनी यानी गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। तो 59 का बी, 59 का आंसर बी होगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली, मेढक, मछली, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जितने भी रेप्टाइल्स हैं, मेढक, ये सब शीत माने कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये हुआ कि ये अपना अंदर का ताप भी बाहर के ताप के हिसाब से मेंटेन करते हैं। उनके अंदर का ताप बाहर के ताप के हिसाब से मेंटेन होता है, तो वो कोल्ड ब्लडेड होता है। लेकिन जिसका अंदर का ताप बाहर के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड। तो जैसे मानव क्या है? मानव क्या है? तो वार्म ब्लडेड है। मानव क्या है? वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड यानी बाहर के ताप के हिसाब से आपका ताप खुद ब खुद एडजस्ट नहीं होगा, अंदर का ताप, तो इसको वार्म ब्लडेड। तो और जिसका ताप अंदर का
बाहर के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये सभी जो है कोल्ड ब्लडेड है, छिपकली, मेढक, मछली, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। तो 60 का आंसर डी होगा। और 61 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता। आर्किटेक्चर के क्षेत्र का एक अवार्ड है आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड। तो ये किस देश ने जीता, ये करंट का न्यूज है, जिसमें आंसर है बांग्लादेश। और 62 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में सबसे अच्छा काम करने वाले 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर शामिल अबेदीन थाना राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यहां पर यह करंट का एक न्यूज है कि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिसिंग को कौन देखता है, होम डिपार्टमेंट, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के जितने थाने हैं उनका रिपोर्ट लिया होगा, उसमें सबसे 10 अच्छा काम करने वाले 10 पुलिस स्टेशनों का नाम जारी किया कि ये 10 पुलिस स्टेशन जो है इस देश में इस बार सबसे अच्छा काम किए हैं। तो 10 अच्छे काम करने वाले पुलिस स्टेशनों का नाम जारी किया गया सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसमें सबसे टॉप पर जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम है अबेरदीन पुलिस स्टेशन। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है कि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट द्वारा 10 अच्छे काम करने वाले 10 पुलिस स्टेशनों का जो नाम जारी किया गया, जो सूची जारी किया गया, उसमें कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे ऊपर रैंक पे रहा, पहला रैंक पे रहा, यानी देश में सबसे अच्छा काम करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में होम डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट ने किस पुलिस स्टेशन को चिन्हित किया है। तो इसमें आंसर है अच्छा, उसमें पूछा भी है अबरदीन थाना, अबरदीन पुलिस स्टेशन को चिन्हित किया, ये भी दिया है। अबरदीन पुलिस स्टेशन को होम डिपार्टमेंट ने सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अबरदीन पुलिस स्टेशन किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। इसका आंसर है कि ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो हमारा यूनियन टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटोरी जो बंगाल की खाड़ी में, यूनियन टेरिटोरी जो हमारा है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वहाँ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित अबरदीन पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा काम करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया गया है या चुना गया है। 63 है, यानी 62 का आंसर ये हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन है, ये भी निम्नलिखित में किसे यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित हाल में किया गया। किस व्यक्ति को यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल फिलहाल का ये करंट न्यूज है। तो इसमें प्रियंका चोपड़ा आंसर है, प्रियंका चोपड़ा। तो 63 का डी हुआ। और 64 नंबर में 3 वो फैक्ट्स दिया गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पहला है संयुक्त राष्ट्र में पदस्थापित 4 प्रसिद्ध राजनयिकों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में उनके कार्य और विशेष रूप से अमेरिका में किए गए उनके कार्यों को लेकर दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, कूटनीति के ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित इस पुरस्कार को 2017 में दिवाली फाउंडेशन यूएसए इंक ने शुरू किया। तीसरा है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2019 से सम्मानित 4 राजनयिकों में कजाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री एवं संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि कैरात अब्द्राखमानोव, साइप्रस के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि निकोलस एमिलिनियो, स्लोवाकिया के अस्थायी प्रतिनिधि फ्रांतिस्के रुजिक और यूक्रेन के अस्थायी प्रतिनिधि वी एलचेंको शामिल हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहा होगा तब फ्रेम किया गया है। ये एकदम करंट पर है। क्वेश्चन का थीम क्या है कि यूएसए में अलग अलग राज्यों के जो राजनयिक
डिप्यूटेड होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, जो अलग अलग देश के राजनयिक जो यूएसए में, सॉरी यूएनओ में अलग अलग देश के जो राजनयिक हैं, उनमें से कुछ राजनयिक को एक संस्था ने विश्व में शांति के फैलाव के लिए, शांति को प्रोत्साहित करने के लिए, विश्व शांति को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए सम्मानित किया है, और उसमें 4 लोगों को सम्मानित किया है। और ये किसके द्वारा? एक संस्था के द्वारा। और वो संस्था विश्व में शांति के प्रसार के लिए ऐसे राजनयिकों द्वारा जो काम किया जाता है, उनको ये शांति पुरस्कार, यानी विश्व में शांति के प्रसार के लिए काम करने वाले को वो संस्था शांति पुरस्कार देती है। वो संस्था यूएसए की है। संस्था वो कहाँ की है? यूएसए की है। और उस संस्था के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिवाली पावर ऑफ 1 पुरस्कार है। और ये पुरस्कार विश्व में शांति के प्रसार के लिए यूएसए की संस्था द्वारा जो ये पुरस्कार दिया जाता है वो 2017 से शुरू हुआ है। 2019 वाला 4 राजनयिकों को दिया गया है, और ये राजनयिक कहाँ कहाँ से हैं वो तीसरा स्टेटमेंट में है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, ये 3 जो हमारा स्टेटमेंट्स है, इन 3 में कितने स्टेटमेंट सही हैं कि वो पुरस्कार दिया जाता है, 4 लोगों को दिया गया है 2019 में, सही है कि नहीं? वो पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, सेकंड, या कब से शुरू किया गया, सेकंड स्टेटमेंट में ये है। चौथा स्टेटमेंट में ये है कि ये जो 4 राजनयिक हैं वो कौन राजनयिक, वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो दिया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट में कौन कौन सही है? देखिए, ये न्यूज़ को आपको फेमिलियर करने, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है, डी। तो 64 का आंसर डी होगा। और 65 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, सना मारिन निम्नांकित में किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है? हाल फिलहाल सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, और वो अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? सन्ना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं, या सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश की बनी है? तो वो है फिनलैंड का। फिनलैंड यूरोप के एकदम ऊपर में, यानी सबसे उत्तरी मैंने अक्षांशीय रेखाओं की स्थिति में, यानी वहाँ से आप देखिएगा तो आर्कटिक सर्किल शुरू हो जाएगा कुछ से। तो ये फिनलैंड, तो फिनलैंड, यूरोप के फिनलैंड में ये प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है सना मारिन, सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई। सना मारिन सबसे युवा प्रधानमंत्री, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश की प्रधानमंत्री हैं? फिनलैंड की। तो ये 65 का आंसर हम लोग का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर सी होगा। और इसके साथ ही हम लोग के इस सेट के जो सामान्य जानकारी या जनरल स्टडीज यानी जीएस के जो क्वेश्चंस थे, इस सेट के सेट नंबर 10 के जीएस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये क्वेश्चन 36 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक था। थैंक यू। फिर हम लोग अगले सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।